हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर वेदरिंग का पार्ट नंबर 2। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, तो आपको पता होगा ये चीज़, तो ये उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये जो हमारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, आप जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और अगर समझ में आएगा ये वीडियो पूरा का पूरा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा वेदरिंग का, उसमें हमें पढ़ना क्या है, तो देखो क्या पढ़ना है। वेदरिंग अफेक्ट्स द रॉक और सरफेस इन 3 वेज। जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है ना, वो रॉक्स को या फिर जो हमारे अर्थ की सरफेस है उसको 3 वेज में अफेक्ट करता है। ठीक है, पहला तो है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इन तीनों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, कि इनमें होता क्या है और किस तरह से ये प्रोसेसेस काम करते हैं हमारे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। तो फिजिकल से समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे होगी तो जो हमारा हवा वगैरह होता है, पानी वगैरह होता है, उन सब की हेल्प से होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ये चीज़ देख लिया है, तो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स टेक प्लेस इन मैकेनिकल वेदरिंग। आपने जो हमारी पिछली वीडियो थी, अगर उसमें पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग होता है उसमें क्या होता है, हमारे जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और एकदम जैसे बालू होता है ना, एकदम सैंड के शेप में आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे डिवाइड होते होते हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो हमारा फिजिकल वेदरिंग है उसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है। ठीक है, याद हो जाएगा सबको। आगे देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉल्डर आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंज्ड इनटू पीसेस एंड सैंड। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉल्डर्स, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे ऐसे टूटते टूटते क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पीसेस और सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस एक्शन रिमेन्स डायनामिक बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो एक्शन है वो ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब ये ऐसे ही चलता रहता है तो कुछ इसमें फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से ये ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। ठीक है, तो अब उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये हमारा फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग काम करता है, तो वो है चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर है उसमें जब चेंजिंग होती है ना, हमने पढ़ा था टेम्परेचर वाला, हमने पढ़ा हुआ है कि जब देखो एक जगह मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दिन को, वहाँ पे क्या होता है, रॉक्स एकदम फायर की तरह जलने लगते हैं और रात को वही रात के आखिरी पहर में क्या हो जाते हैं, ठंडे होते हैं। वही चीज़ हमें यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे द रॉक्स स्टार्ट एक्सपैंडिंग रैपिडली एंड कूल डाउन इन द लास्ट फेज ऑफ द नाइट। ओके, क्या होता है, जब दिन के समय में बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो जो रॉक्स है हमारे वो बहुत ज़्यादा एकदम गर्म हो जाते हैं, जलने लगते हैं और क्या होता है, वो फैलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन वही जो रात्रि का आखिरी पहर होता है, लास्ट फेज ऑफ नाइट, उसमें क्या होता है, वो कूल हो जाते हैं पूरे एकदम। और कूल होते हैं तो देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है, कभी गर्म हो जा रहे हैं, कभी ठंडे हो जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये सिकुड़ने लगेंगे। ठीक है, ड्यू टू रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर इन द नाइट दे स्टार्ट श्रिंकिंग। रात को जब क्या होता है, ये कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो ये श्रिंक करने लगते हैं। जब गर्म हो रहा था तो एक्सपेंड कर रहा था और जब ठंडा हो रहा है तो ये सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ना गर्म और ठंडे होने का, उससे क्या होता है, उससे भी हमारे जो रॉक्स है वो टूटते हैं। ठीक है, द रॉक्स ब्रेक विद द हेल्प ऑफ द जॉइंट। द एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स बाय थर्मल चेंज एंड द डिसोल्यूशन बाय कंट्रैक्शन इज मोर इन हॉट डेजर्ट रीजन्स। और ये जो है एक्सपेंशन वाला वो कहाँ पे ज़्यादातर होता है, तो जो हॉट डेजर्ट रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर होते रहता है। ठीक है, रॉक्स ऐसे ही टूटते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास है स्नोफॉल। स्नोफॉल में क्या है, इन टेम्परेट रीजन्स वेयर द नाइट टेम्परेचर रीचेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन विंटर फिजिकल वेदरिंग अकर्स ड्यू टू द फ्रॉस्ट। ठंडी की वजह से क्या होता है, वैसे रीजन्स जहाँ पे नाइट में जो है टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम मतलब बहुत कम हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, विंटर सीजन में, तो वहाँ पे क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग होगा। अब देखो कैसे होगा, उसका प्रोसेस भी हमने लिखा हुआ है। In such places during the day, water enters the rock with the help of tributaries. At the night, this water turns into ice and ice occupies more space than water. So there is a lot of pressure on the rocks. अब देखो होता क्या है कि अगर छोटे छोटे फाँक बने हुए हैं, ठीक है, अगर छोटे छोटे दरारें पड़ी हुई हैं, तो दिन में क्या होता है, दिन के टाइम में जो वाटर आता है वो इन दरारों से होता है। ठीक है, इन दरारों से गुजरता है या फिर इन दरारों में चला जाता है और वही क्या होता है,
वही रात को एकदम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, तो ये फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ जम जाता है। तो आपको पता हो कि जितना पानी ऑक्यूपाई करेगा प्लेस उससे कहीं ज़्यादा आइस करेगा, ठीक है। और आइस करेगा तो क्या होगा, प्रेशर बनाएगा रॉक पे, और रॉक पे प्रेशर बनाएगा तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, तो वैसे क्या होगा, टूटेगा ही ना। और अगर यही चीज़ कंटिन्यू हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारे रॉक्स हैं वो टूटेंगे ही टूटेंगे, ठीक है। सारे चीज़ों में यही हो रहा है हमारा। ड्यू टू दिस द डिस्टेंस बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस एंड रॉक्स ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। जब बीच में ऐसा पत्थर बन जाएगा, मतलब पत्थर नहीं, स्नो बन जाएगा, ठीक है। तो जब आइस बन जाएगा तो आइस क्या होगा, आइस जो है मतलब टफ होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा, और इसकी वजह से ये प्रेशर बनाएगा, दोनों तरफ के जो चट्टानें होंगी उनको थोड़ा ऐसे और दूरी की तरफ ऐसे करेगा, धक्का देगा, तो क्या होंगे, वो दोनों धीरे धीरे होकर के मतलब कुछ टाइम बाद वो टूट ही जाएंगे, ठीक है। अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो वो एक दिन टूट जाएंगे और फिर धीरे धीरे स्मॉल पीसेस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, ये एक दिन का काम नहीं होता है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। समझ में आ गई सबको। जो तीसरा फैक्टर है वो है रेन वाटर एंड टेम्परेचर, दोनों ही, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रेन वाटर एंड हीट। इफ द रेन वाटर फॉल्स ऑन द हॉट रॉक्स देन दे स्टार्ट स्प्लिटिंग इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। अगर देखो ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अचानक से क्या होता है कि जो बारिश है वो होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, इधर पूरी एकदम गर्मी, ऊपर से ठंडी बारिश का जो है पानी ठंडा अगर गिरेगा तो दोनों में रिएक्शन होगा ना, ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ इफेक्ट होएगा, तो क्या होगा, ये टूटेंगे, जो हमारे पत्थर हैं, जो हमारे रॉक्स हैं वो टूटेंगे, ठीक है। इन रॉकी डेजर्ट्स दीज एक्शन ऑकर ड्यू टू सडन रेन्स, जो अचानक अचानक बारिश होती है ना, उनकी वजह से ये होते हैं। जो रेन वाटर और टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है वो काम करता है किसकी वजह से, जब अचानक अचानक बारिश होती है और गर्म जगह होता है, जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो सारे गर्म होते हैं और अचानक से बारिश होती है, तभी अकर करता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। आगे क्या हमारे पास, हीट एंड एयर। अब ये जो है हमारा चौथा फैक्टर है, हीट एंड एयर। In dry and semi-arid regions, due to combined effect of heat and air, the layer of rocks begin to crumble, which is called exfoliation. The upper surface of fibrous rocks become very hot due to high heat of the sun and expand. अब देखो किस रीजन की बात हो रही है, ड्राई जो सूखा हुआ रीजन होता है ना, जो सेमी एरिड रीजन होता है जहाँ पे उतनी बारिश वारिश नहीं होती है, उस रीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कंबाइंड इफेक्ट होता है हीट और एयर का, होता है ना लू की तरह एकदम हवा चलता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी बात हो रही है। तो जब इस तरह की हवाएं चलती है जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, जो रॉक्स हमारे होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ फाइब्रस रॉक का, तो ये रॉक्स जो होंगे, तो ये जो रॉक्स होते हैं ना, उनके जो अंदर वाले जो सतह होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कठोर होते हैं और उन पे इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। जो अपर सर्फेसेस होते हैं वो धीरे धीरे परतें उखड़ने लगती हैं, ठीक है, अपर सर्फेसेस उखड़ने लगते हैं, जिसको हम देखो बोलते हैं, एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। इस परत उखड़ने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि द अपर सर्फेस ऑफ फाइब्रस रॉक बिकम वेरी हॉट, जो ऊपर वाला सर्फेस होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसी की वजह से क्या होता है, ये एक्सपैंड करने लगता है, फैलने लगता है और धीरे धीरे उखड़ जाता है, ठीक है। अब उखड़ेगा तो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होएगा, और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोसेस है विदरिंग का वो काम कर रहा है ना, बस यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। बट ड्यू टू नॉट बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट दे रिमेन कूल फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं, तो सिर्फ ऊपर का ही सतह गर्म हो पाता है और अंदर का गर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऊपर का जो सर्फेस है वो उखड़ जाता है। समझ में आ गया सबको। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास और कुछ फैक्टर्स हैं जो जानने ज़रूरी हैं। देखो नेक्स्ट फैक्टर हमारा है रिलीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर रिलीज करने की वजह से, अब देखो ये प्रेशर कैसे रिलीज हो रहा है, कहाँ हो रहा है। When the upper surface of rocks are removed by denudation, the rocks below them become free of pressure. अब क्या होता है कि देखो, अगर डेनुडेशन की प्रोसेस की वजह से जो हमारे अपर सरफेस और रॉक्स के अगर वो चले जाते हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाते हैं, तो जो अंदर वाला जो होगा ना रॉक, वो फ्री ऑफ प्रेशर हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर। कहने का मतलब है वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, द एक्सट्रूडेड रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू विच दे हैव टू बी ज्वाइंट और क्रैक्ड। This help in decomposition by frost and water. This action more in granite rocks. ये ग्रेनाइट रॉक्स में ज़्यादा होते हैं प्रेशर के रिलीज वाले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है जो हमारा हुआ था ना हीट और एयर वाले में। हाँ, हीट और एयर वाले में जो हुआ था, ये अक्सर ड्राई रीजन में होता है, सेमी ड्राई रीजन में। और रिलीज ऑफ प्रेशर वाला बता रहे कि ग्रेनाइट रॉक्स में ज़्यादातर होता है, और इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, जो ऊपर वाले रॉक्स के सर्फेसेस है वो उखड़ जा रहा है और जो अंदर वाला बच जा रहा है, ठीक है। अब कुछ क्रैक्स पड़ेंगे, अगर परतें उखड़ रही हैं तो कुछ ना कुछ क्रैक्स, कुछ ना कुछ ज्वाइंट होंगे, जो ज्वाइंट होंगे वो ऐसे
क्या होंगे, अलग अलग होने लगेंगे, ठीक है। अगर ज्वाइंट है तो ये दोनों अलग अलग होंगे, और धीरे धीरे कर करके अगर प्रोसेस ये कंटिन्यू चल रहा है रिलीज ऑफ प्रेशर वाला, तो रॉक्स टूटेंगे हमारे, ठीक है। बेसिकली आपको याद रख लेना है कि इसमें होता क्या है, और ये फैक्टर है एक हमारा, ठीक है, ये बस याद रखना ज़रूरी है। आगे हमारे पास है लैंडस्लाइड्स, ठीक है। लैंडस्लाइड्स भी एक फैक्टर हमारा फिजिकल वेदरिंग का, ओके। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स के लिए जो फैक्टर्स इन रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में जान लेते हैं। लैंडस्लाइड मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि जो हमारे लैंड्स है वो खिसक रहे हैं, ठीक है, इधर उधर हो रहा है थोड़ा बहुत। अब इसकी वजह से स्टीप स्लॉप्स बनते हैं, स्टीप स्लॉप्स की वजह से लैंडस्लाइड होता है। ग्रेविटी की वजह से इंक्लाइंड स्ट्रैटा रॉक्स, अर्थक्वेक्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ बेस रॉक्स, प्रेजेंस ऑफ वाटर एटसेट्रा, ये सारे हमारे क्या हैं, फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है लैंडस्लाइड्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा किस चीज़ से लैंडस्लाइड होता है, तो जो वेजिटेशन कवर है अगर उसकी कमी है, ठीक है, अगर हमारे जो भी पेड़ पौधे अगर वो कम है, वो नहीं लगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये भी क्या है, वेदरिंग का एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल फैक्टर है। लैंडस्लाइड्स आर कॉमन अकरेंस इन माउंटेन एरियाज, और ये जो माउंटेन एरियाज होते हैं हमारे, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स कॉमन अकरेंस है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर होते रहते हैं, ओके। आगे हमारे पास आता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग भी जान लेते हैं। अब केमिकल कहने से मतलब तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगे, और उन रिएक्शंस की वजह से हमारे जो रॉक्स हैं वो टूटेंगे फूटेंगे, ठीक है। वेरियस गैसेस डिजॉल्व इन वाटर हैव अ स्पेशल इफेक्ट ऑन द कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स ऑफ रॉक्स इन केमिकल वेदरिंग। अब होता क्या है कि जो हमारे वाटर्स होते हैं, वो रेन वाटर हो या फिर किसी भी नदी से आ रहा वाटर हो, सब में कुछ ना कुछ गैसेस क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर है वो अगर किसी रॉक पे पड़ेगा तो क्या होगा, अगर रिएक्शन करने वाला गैस होगा तो ये इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ, इस रॉक में भी मिनरल्स होते हैं, ओके। तो यही जो प्रोसेस है वो केमिकल वेदरिंग होता है। और ये अगर रिएक्ट करते हैं तो फिर जो हमारे रॉक्स हैं वो या तो डिसॉल्व हो जाएंगे, अगर मतलब सॉफ्ट रॉक्स होंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, जो हार्ड रॉक्स होंगे वो धीरे धीरे कंटिन्यू प्रोसेस की वजह से टूटेंगे, ओके। जनरली द केमिकल रिएक्शन इज मोर एक्टिव इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स। हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में ये जो केमिकल रिएक्शन है वो ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। ऑक्सीडेशन हमारा पहला फैक्टर है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं केमिकल वेदरिंग का एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सबने पढ़ा होगा, टेंथ तक आते आते तो सबने ये चीज़ क्लियर कर लिया होगा कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ये सब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में देखो, जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन गैस, वो डिसॉल्व होता है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है किसी चीज़ से। ऑक्सीजन गैस इज ऑलवेज डिसॉल्व इन रेन एंड सरफेस ऑफ वाटर। जो सरफेस वाटर है और जो रेन है उसमें ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होता ही होता है, ठीक है। फॉर दिस रीजन वाटर हैज़ अ रैपिड इफेक्ट ऑन आयरन रॉक्स। अब ये जो ऑक्सीजन है जो वाटर के साथ मिला हुआ है वो क्या करेगा, अगर आयरन रॉक से टकराता है तो वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि रैपिड इफेक्ट पड़ता है, बहुत तेज़ी से इफेक्ट पड़ता है किस पे, आयरन रॉक्स पे। किस चीज़ का, ऑक्सीजन गैस का। इन हॉट एंड सेमी ट्रॉपिकल रीजन, कौन से रीजन में, कौन सी जगहों पे, तो हॉट और सेमी, मतलब कि जो हमारे जो रॉक्स होंगे ना, जो आयरन रॉक्स होंगे, वो एक तो धूप पे पूरे के पूरे गर्म हुए होंगे, ठीक है, और जो पानी उनसे टकराएगा उनके साथ ऑक्सीजन भी होगा, तो क्या होगा, दोनों रिएक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ रस्टिंग, और इसकी वजह से रस्टिंग भी होता है, जो जंग लग जाते हैं हमारे रॉक्स में, मतलब जो हमारे आयरन मटेरियल्स होते हैं उनमें लगते हैं, तो आयरन रॉक्स हैं उसमें भी थोड़े बहुत लग ही जाएंगे, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ रेड एंड फेरेबल, रेड येलो soils of tropical regions are formed by the process of oxidation in iron rocks। जो रेड soils हमारे होते हैं ना, रेड soils वाले, जो भी रेड और येलो सॉइल्स होता है, भुरभुरी मिट्टियाँ होती हैं रेड येलो कलर की, ट्रॉपिकल रीजन की बेसिकली बात हो रही है, वहाँ पे ये जो सॉइल्स हैं वो बनती कैसे हैं, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से बनती हैं। जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है आयरन रॉक के साथ, उसके साथ बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन। स्पेशल टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक बॉक्साइट एटसेट्रा एब्जॉर्ब वाटर मोर क्विकली। ये जो हमारा बॉक्साइट है, इस तरह के जो हमारे रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब कि कुछ एकदम मुलायम सी चीज़ें होती है, जैसे कि एकदम हैंकी जो सॉफ्ट वाला होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी एकदम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करते ही वो भारी हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि बॉक्साइट रॉक
अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा क्विकली तो क्या होगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका वेट जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, दुगना हो जाएगा। सच वेट रॉक्स टेंड टू डिकम्पोज रैपिडली, और इस तरह के जो रॉक्स होंगे, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से डिकम्पोज करेंगे। अगर ज़्यादा पानी खुद सोख ले रहा है अपने अंदर तो इसका मतलब वो डिकम्पोज जल्दी करेगा, ठीक है। और अगर ऊपर में किसी पहाड़ वगैरह में है और वहाँ से नीचे ढलान है तो क्या करेंगे, वो ऐसे एक तो डिकम्पोज होंगे धीरे धीरे, और क्या होंगे, वो लुढ़कते हुए नीचे भी आएंगे तो अपने साथ भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब डिकम्पोज हो रहा है तो छोटे छोटे मटेरियल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा हमारा बड़ा सा रॉक, ठीक है। तो हम क्या करवा रहे हैं, बेसिकली एक बड़े से पत्थर को छोटे छोटे पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि हाइड्रेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से भी क्या होता है, ये हमारा जो प्रोसेस है केमिकल विदरिंग का वो होता है। अब है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन कहने का मतलब क्या हो रहा है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। रॉक्स कॉन्टेनिंग मोर कैल्शियम लाइक लाइम, चॉक एंड डोलोमाइट आर रैपिडली अफेक्टेड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर कोई वाटर है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो वो क्या करेगा, वो कैल्शियम, जिसमें जो भी रॉक है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, जैसे कि लाइम हो गया, चॉक हो गया, डोलोमाइट हो गया, इनके साथ जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो रिएक्ट बहुत जल्दी करेगा, ठीक है। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे जो डोलोमाइट हो गए, चॉक हो गए, उन सबसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। कास्ट वाला हमने पढ़ा था, देखो एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कास्ट रीजन टेक प्लेस ड्यू टू दिस एक्शन। इसी एक्शन की वजह से बहुत सारे कास्ट रीजन हमारे क्या है, उनके कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि पानी की वजह से क्या होता है, जो चुना पत्थर होता है उस पर अगर पानी बहुत मतलब कंटिन्यू आते रहे तो वो क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक है। मतलब कि वो ऐसे पिघल कर आकर दूसरा शेप ऐसे चेंज कर लेता है, फिर टूट भी जाता है, ठीक है। तो वही कास्ट रीजन का एग्जाम्पल इसीलिए यहाँ कार्बोनेशन में दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रहा था, लाइम, चॉक और डोलोमाइट रॉक्स के साथ। सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, मतलब सॉल्यूशन नहीं आया है, ये सॉल्यूशन हमारा प्रोसेस है केमिकल विदरिंग का, ठीक है, फैक्टर बोल सकते हैं। द वाटर ऑफ रेन एंड लेक्स कीप्स ऑन डिसॉल्विंग मेनी टाइप्स ऑफ बेसिस, साल्ट्स, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स इन इटसेल्फ। जो वाटर है रेन का, लेक्स का, सरफेस वाटर जो भी है, उन सब में हमने अभी तक तो पढ़ा कि गैसेस मिक्स होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें बेसिस, साल्ट्स, कैल्शियम वगैरह मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। फॉर दिस रीजन द टेस्ट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स। अब क्या होता है, इसी की वजह से ना इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के मिनरल्स अगर होंगे तो जो इसका टेस्ट होगा वो भी क्या करेगा, वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या मिलता है, अलग अलग रीजन्स में टेस्ट ऑफ वाटर डिफरेंट मिलता है। हैवी एंड लाइट वाटर, बिटर एंड स्वीट वाटर आर रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सॉल्यूशन। और इन सब सॉल्यूशन की वजह से हमें बहुत अलग अलग तरह के मतलब खट्टे, मीठे, तीखे, इस तरह के वाटर हमें मिलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रॉक्स के टूटने की, पार्टिकल्स में, तो अगर इन वाटर्स का जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिनरल, कुछ ना कुछ हमारे इसमें जो गैसेस हैं होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अब अगर ये किसी रॉक के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने की वजह से वो रॉक टूटेगा, डिसॉल्व होएगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा, ओके। और ये प्रोसेस जो भी हम पढ़ रहे हैं ना वो सारे कंटिन्यू हमारे चलते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस की वजह से हमारा ये वेदरिंग चलता है, ओके। आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डिसैलिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर ऑन इग्नियस रॉक, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, एक्शन ऑन इग्नियस रॉक ऑफ वेट रीजन्स, सिलिका एंड अदर एलिमेंट्स स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम देम रैपिडली। अब देखो वाटर किस पे इफेक्ट कर रहा है, इग्नियस रॉक्स पे, और इन पे जब इफेक्ट करेगा किस रीजन में, जो हमारे वेट रीजन्स होते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर वाटर इग्नियस रॉक के साथ रिएक्ट करता है, उसका एक्शन होता है इग्नियस रॉक पे, तो जो सिलिका एलिमेंट है ना उसके साथ वो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा इग्नियस रॉक से, ठीक है। और सिलिका सैंड रिमेन्स इन दिस प्रोसेस, सिलिका अलग हो जाएगा और एक सैंड के रूप में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द गैस मिक्सड विथ सिलिका रिच रॉक्स रिएक्ट विथ वार्म वाटर, मोस्ट ऑफ सच रॉक्स डिजॉल्व, दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ सिलिका। देखो सेपरेशन ऑफ सिलिका यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, आप इसको याद कर लो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। व्हेन द गैस मिक्सड विथ सिलिका, जब क्या होता है, गैस किसके साथ मिक्स होता है, जो सिलिका से ज़्यादा, मतलब सिलिका जिन रॉक्स में ज़्यादा होता है उन रॉक्स के साथ अगर हमारा गैस मिक्सड हो जाता है, उनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो जो रॉक्स हैं वो क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे,
समझ में आ गया सबको? एक बार देखो मैं फिर से समझा देती हूँ ये वाला चीज़ जो है, ठीक है, कि अगर सिलिका वाले जो हमारे रॉक्स हैं जिनमें सिलिका, ये रॉक है इसमें सिलिका की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, तो इस रॉक के साथ अगर कोई भी गैस मिक्स्ड हो जाता है और ये दोनों मिल करके वाटर के साथ, कौन सा वाटर, वार्म वाटर के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो जो ये रॉक होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, और डिज़ोल्व होकर के इसमें से सिलिका जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ सिलिका का प्रोसेस। ओके, आगे हमारे पास है बायोलॉजिकल वेदरिंग। वेजिटेशन आता है हमारा सबसे पहले, क्योंकि ये बायोलॉजिकल बात हो रही है तो इसमें हम आएंगे, जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली इसमें आएंगे, ठीक है। वेजिटेशन पेड़ पौधे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, वेजिटेशन वाला हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे ऐसे ही नॉर्मल जगह हैं जहाँ पे पेड़ पौधे उतने अधिक नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये जो प्रोसेस है वेदरिंग का वो ज़्यादातर होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर होता है। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है, और वहाँ पे भी होता है। देखो आगे पढ़ते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स कंटिन्यू टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। ये जो रूट्स ऑफ प्लांट्स है वो कंटिन्यू करते हैं इस फिजिकल और वेदरिंग प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब कैसे कंटिन्यू करते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं उन्हें खाना चाहिए, ठीक है, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो दूर तक धीरे धीरे फैलती जाती हैं। ओके, और अगर वो धीरे धीरे दूर तक फैलेंगी तो यहाँ पे अगर कोई रॉक है तो इनको जगह चाहिए होगा। अगर जगह चाहिए होगा तो ऐसे करते करते धीरे 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 ये रॉक्स क्या होंगे, मिट्टी में कन्वर्ट होंगे, और इन्हें जो मिनरल्स चाहिए होंगे वो भी चाहिए। तो अगर वो मिनरल्स रॉक्स में है तो वो रॉक से एब्जॉर्व करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, मतलब जो हमारा रॉक है वो टूटेगा। अब देखो जो बैक्टीरियाज होते हैं, स्मॉल बैक्टीरियाज, डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी हमारे जो मिट्टी वगैरह होते हैं उनको खोदते रहते हैं। जो स्मॉल बैक्टीरियाज जो रूट्स वगैरह में होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी जो मिट्टी है उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो वहाँ पे पत्थर होते हैं उनको भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है बाय एनिमल्स। एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में हमारे जितने भी एनिमल्स है, जितने भी छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े, ठीक है, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, छोटे वाले की ज़्यादा यहाँ पे नाम है, जो हमारे पृथ्वी पे मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस है उस पर ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है, या फिर अंदर अर्थ सरफेस के जाते हैं। इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, एंड्स, रैट्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, टर्माइट्स एक्सेट्रा। इनका नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये बिल बनाते हैं, ठीक है, और बिल बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, जो अर्थ का सरफेस है उसे खोदना पड़ता है, ठीक है, तब इनका एक बिल तैयार होता है। उसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी को कोड़ते हैं, अगर कोई रॉक्स है तो ये उसको भी मार मार के तोड़ देंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये अंदर जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सॉइल को, या फिर जो हमारे छोटे छोटे और पत्थर होंगे एकदम छोटे छोटे, ठीक है, या फिर मिट्टी का इतना छोटा छोटा पार्ट होगा तो ये उसको कन्वर्ट कर एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ड्यू टू देयर एक्शंस द ऑर्गेनाइज सॉइल बिकम्स लूज एंड रॉक्स बिकम वीक। इनके जो एक्शंस होते हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है, जो हमारे रॉक्स होते हैं, जो हमारी मिट्टियाँ होती हैं, मिट्टी तो हमारी लूज हो जाती है और रॉक्स क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। अब देखो कैसे कमज़ोर होते हैं वो भी जान लो। ये जो हमारे स्कॉर्पियंस, जो भी इंसेक्ट्स हैं हमारे, वो उनके साथ ना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वो जब चलते हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है, उनके अंदर मतलब जहर जैसे होता है ना, जहर होता है उनके अंदर, या फिर कोई और चीज़ होती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ अगर वो छोड़ते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, और रिएक्शन की वजह से ये हमारे जो सोल्स हैं और जो पत्थर होते हैं उनके साथ अगर रिएक्ट कर रहा है कोई चीज़ उनसे निकल करके, तो क्या होगा, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। अर्थवर्म्स प्लेज अ मेजर रोल इन बायोलॉजिकल वेदरिंग। अर्थवर्म सबने देखा होगा, ठीक है, तो ये हमारा मेजर रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल वेदरिंग में, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है। बाय मैन, हमारी तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम किस तरह से वेदरिंग प्रोसेस का सहारा बन रहे हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण की वजह से अर्बनाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेडली पॉल्यूशन इन एयर, सोइल एंड वाटर। देखो जो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एयर पे, सोइल पे, वाटर पे। अब इन सब पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब इन केमिकल्स का रिएक्शन हमारे एयर, सॉइल और वाटर के साथ होगा, तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन हुआ तो वाटर हमारा पॉल्यूट हो गया। अब ये पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, बह रहा है, पॉल्यूटेड एयर हमारा जा रहा है, तो अगर ये रॉक से टकराएगा, ठीक है, तो क्या होगा, रॉक के साथ इसका भी रिएक्शन होगा, और रॉक के साथ रिएक्शन होने के बाद हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है कि क्या होता है, रॉक्स हमारे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। अब भाई देखो एक चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो कि ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है कि बस ऐसे हुआ रिएक्शन और तुरंत के तुरंत ये डिजॉल्व हो गया, नहीं होता, ये बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये बड़े बड़े रॉक्स की अगर बात हो रही है तो बहुत टाइम लगता है। ओके, तो ये हमारा था। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें भी हमारा वेदरिंग वाला चैप्टर ही है,
जो हमारी चीज़ें बाकी रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज़ अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। ओके, और अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ने का मन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।